नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 53 सदस्यों की विदाई के साथ राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने जीएसटी पारित न होने पर जताया दुख। कांग्रेस ने कहा आरोप प्रत्यारोप में लटका बिल। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा मनरेगा का बकाया जल्द जारी करे केंद्र। देरी से भुगतान पर देना होगा मुआवजा। हर राज्य में खाद्य आयुक्तों की नियुक्ति के आदेश। सूखाग्रस्त इलाकों में छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिले मिड डे मील, कहा हर घर में राशन पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी। 1 अगस्त तक मांगी कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट। मानहानि कानून खत्म करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सम्मान को चोट पहुंचाना गलत। राहुल गांधी, केजरीवाल और स्वामी ने दी थी चुनौती। मालेगांव धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को क्लीन चिट। कर्नल पुरोहित समेत 10 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा। विपक्ष का सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों को विदाई दी गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल में जीएसटी पारित न होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता तो इससे राज्यों को ज्यादा फायदा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छा होता कि अगर आपके रहते जीएसटी विधेयक पारित हो जाता। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ साथ राज्यों को भी फायदा होता। साथ ही आप जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां के लोगों को आप पर और ज्यादा गर्व होता। जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला था, यूपी को भरपूर लाभ होने वाला था। 1 या 2 राज्य को छोड़कर के सब राज्यों को भरपूर फायदा होने वाला था। और इस सदन में आए हुए लोगों का ये दायित्व बनता था और ये गर्व हो कि आप को वो मौका नहीं मिला है, लेकिन आप में से जो वापस आएंगे मुझे विश्वास है उनको ये अवसर मिलेगा और जिस राज्य से आएंगे उस राज्य की भलाई का एक महत्वपूर्ण काम आपके हाथों से होगा जो वापस आएंगे। प्रधानमंत्री ने वन रोपण निधि विधेयक नहीं पारित होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता तो 42,000 करोड़ रुपए की धनराशि के पारदर्शी और प्रभावी तरीके से खर्च का रास्ता साफ हो जाता। एक राज्य को 2,000-3,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसे मिलने वाले और ये पैसे 2,000-3,000 करोड़ रुपया कम रकम नहीं होती है। ये फॉरेस्ट्री के लिए मिलने वाले थे और ये वर्षा की सीजन में ये पैसे सर्वाधिक काम आ सकते थे। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप प्रत्यारोप की वजह से जीएसटी विधेयक नहीं पारित होने पर निराशा जताई। ये भी सही है कि देश हित समझना सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए जरूरी है। हमने भी अनुभव किया है, जब हम उस तरफ बैठे थे तो गतिरोध और आम सहमति न बनने के कारण जिस जीएसटी का आपने जिक्र किया उस बरसों रुकी रही। हम सोचते हैं कि आज एक ऐसा वातावरण बने देश में जो राजनीतिक संवाद में कटुता आ गई है, उस कटुता को, कड़वेपन को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त हो रहे 53 सांसदों से कहा कि उनके 6 साल के कार्यकाल में दोनों सरकारों को उनके अनुभवों का लाभ मिला। उन्होंने सांसदों के योगदान की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही बजट सत्र का दूसरा हिस्सा खत्म हो गया। इस दौरान 15 बैठकों में 69 घंटे कामकाज हुआ और 12 विधेयकों को मंजूरी मिली। 25 अप्रैल से जारी राज्यसभा का 239वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में 12 विधेयकों को पारित या निचले सदन को लौटा दिया गया। हालांकि कार्यवाही के 19 घंटे उत्तराखंड मुद्दे, अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे और केजी बेसिन के मुद्दे पर गतिरोध की वजह से बाधित हुए। शून्यकाल में 81 मुद्दे उठे, वहीं प्रश्नकाल के दौरान 225 प्रश्न जबकि 2,391 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। सांसदों ने आमजनों से जुड़े 37 विशेष उल्लेख का मुद्दा भी उठाया। वहीं 6 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। सदन में सूखे और अगस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा भी की गई।
The House had 15 sittings, during which it deliberated for more than 69 hours. The 239th session has been a short and challenging one. Members have shown an extraordinary ability to debate and dissent, to accommodate and differ amidst their political compulsions and ideological positions. इस दौरान सदन में 13 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जबकि 53 सदस्यों को विदाई दी गई। सदन में विजय माल्या और प्रणब पांड्या के इस्तीफे की भी जानकारी दी गई। सदन में 14 विभाग संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई। The House welcomed 13 newly elected or re-elected members from the states of Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Nagaland, Punjab and Tripura, and 6 newly nominated members, and bid farewell to 53 members whose term of office would expire in the months of June and July 2016. सदन में दिवंगत सांसद प्रवीण राजपाल समेत 4 और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और संसद के सत्र पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। जिस तरीके से पूरा सत्र रहा, इससे पहले काफ़ी आशंकाएं की जा रही थी कि हंगामेदार रह सकता है, कामकाज में काफ़ी इसका विपरीत असर रहेगा, लेकिन आप कैसे देखती हैं ओवरऑल? देखिए, बहुत ही अच्छा रहा। जिस तरह से लोकसभा ने काम किया 100% से ज़्यादा, राज्यसभा ने भी। और ये नहीं कि मतभेद नहीं थे, ये नहीं कि एकदम शार्प प्रहार और एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं था। ऑगस्टा वेस्टलैंड पे बहुत शार्प अटैक था, बहुत अच्छी डिबेट थी दोनों तरफ से। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी इस सेशन की, जो हम मानते थे, हमको लगता था कि सिर्फ बजट ही पास होगा, जो मिनिमम चीज़ है, बाकी तो शोरगुल में ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली। पिछले 2 सेशंस में जो हमने देखा कि हल्ला गुल्ला और बिल्कुल कुछ चलने नहीं देना, अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का एक तरीका था, वो इस बार काउंटर करना सरकार को, उनके ऊपर हमला करना, अपने आप को डिफेंड करना, जिसके कारण जैसा कि मैंने कहा अच्छी डिबेट्स हुई। सूखे पे बहुत अच्छा हुआ और ऑगस्टा पे अच्छा हुआ, और मिनिस्ट्रीज में जो कामकाज पर चर्चा हुई। हाँ, चर्चा हुई, जो हेल्थ को लेके और HRD को लेके। तो मुझे लगा ये सेशन ओवरऑल अच्छा गया, एक आशा की किरण है ये। आशा की किरण है। और कुछ बदलता दिखा राजनीतिक परिवेश भी। भले ही आपने जो कहा कि तीखे हमले होते रहे, लेकिन संसद के अंदर कामकाज भी हुआ और बहस में तथ्यों के साथ एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी हुए और दूसरी तरह के हमले भी। और जो होना चाहिए, जो संसद में होना चाहिए, बिल भी पास होने चाहिए। अगर आप नहीं पास करना चाहते, नहीं पास करिए, बातचीत तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नहीं हुई है हाल के सेशंस में। तो मुझे दिखता है कि शायद आगे ये मामला बढ़े और एंड भी जैसे हुए। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा, अपना दुख व्यक्त किया कि GST नहीं हुआ, और उसके बाद मैं सेंट्रल हॉल में थी तो लोग कह रहे थे, सरकार आप लाए नहीं GST, तो कैसे कह रहे हैं कि आप पास नहीं हुआ। लेकिन बैंक्रप्सी पे जो हुआ और एंड हुआ, अरुण जेटली बहुत अच्छा बोले, जब विदाई दी, जो 53 MPs हैं जो रिटायर कर रहे हैं, और एक दूसरे के से बातचीत जिस तरह करना, और एक कहते हैं ना, एक कमराडरी जो होती है, वो नजर आई। अच्छा नोट था। एक आखिरी सवाल नीरजा की, GST को लेकर, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सत्र से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस सत्र के बाद मुझे उम्मीद दिख रही है कि शायद मानसून सेशन जब शुरू होगा, वहाँ पर रास्ता उसके लिए कुछ खुलता दिखेगा। क्या आपको सहमत हो सकता? आज जो जिस तरह से सुनने में आया कि ये मत डिपेंड करेगा कि सरकार कांग्रेस को कैसे हैंडल करती है अब और मॉनसून सेशन के बीच में। इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में क्या होता है, उस पर बहुत निर्भर करेगा। लेकिन ये हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इस संभावना को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सूखे पर सख्ती, खफा सुप्रीम कोर्ट,
राहत का निर्देश। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। मामला सरहद की रक्षा का हो या सरकार में भागीदारी का, हर जगह है वो, फिर भी तरसते हैं पहचान और सम्मान के लिए। ये हैं पूर्वोत्तर भारत के लोग। देखिए ये भी मुद्दा, देश के मुख्य भूभाग में रह रहे पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर खास रिपोर्ट और परिचर्चा। कारोबार को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दे दी। इसमें देश में बौद्धिक संपदा के लिए रोड मैप तैयार करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार को मंजूरी दे दी, जिससे बौद्धिक संपदाओं के बीच सहयोग संभव होगा और देश में रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम्स, उसके कानून, उसकी इन्फोर्समेंट की मशीनरी, ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के 7 लक्ष्य हैं। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार तक पहुंच और जागरूकता पैदा करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना और इसके लिए वैधानिक और विधायी ढांचा बनाना शामिल है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना है। सरकार के मुताबिक इससे रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। जो सालों साल लगते हैं ट्रेडमार्क्स रजिस्टर कराने में, ये सब अब ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। ट्रेडमार्क ऑफिसेज मॉडर्नाइज हो गए हैं और इसको कुछ महीनों तक लाना है और 2017 तक केवल 1 महीना लगेगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में। इस नीति से कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा से संबंधित संस्थागत प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मनरेगा का बकाया पैसा जल्द से जल्द जारी करे, जिससे सूखा पीड़ित इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। साथ ही इन इलाकों में मनरेगा की मजदूरी में देरी से भुगतान पर मुआवजा भी दिया जाए। बच्चों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूखा पीड़ित राज्यों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान उन्हें मिड डे मील मिलना चाहिए। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी तरीके से अमल न होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर हालात से मुंह मोड़ नहीं सकती। उसे फौरन मनरेगा के तहत जरूरी बकाया पैसा मुहैया कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि पीड़ित राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। The court has drawn attention to several statutes, the National Disaster Management Act, the National Food Security Act, the Rural Employment Guarantee Act, many of which are not being followed by the Government of India or the state governments. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन करे ताकि फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा सुनिश्चित हो। साथ ही राज्य फसल के कर्ज के पुनर्गठन के बारे में आरबीआई के निर्देशों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सूखाग्रस्त इलाकों में गर्मी के पूरे सीजन के दौरान स्कूली बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराने के निर्देश दिए। सूखा प्रभावित इलाकों में सभी परिवारों को राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड हो ना हो, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये कहा है कि पैसे की कमी का बहाना नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्यों को काम देना होगा और इसको लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी, जब राज्य सरकारें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी। इससे पहले 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार सूखे से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे और आपदा राहत कोष बनाए। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात, हरियाणा और बिहार जैसे राज्य सूखे जैसी स्थिति से निपटने में लापरवाही बरत रहे हैं। प्रणव गोस्वामी,
राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 499, 500 संवैधानिक रूप से सही है और किसी व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचाना मानहानि के दायरे में आता है। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों में मानहानि की शिकायतों पर समन जारी करते समय सावधानी बरतने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 को हटाया नहीं जाएगा और आपराधिक मानहानि कानून बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी आलोचना जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचे वो मानहानि के दायरे में आता है। डिफेमेशन का सेक्शन अपहोल्ड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसने इसलिए किया होगा क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो इन्विसेज करता है कि सिर्फ लाइफ जो है, लाइफ का मतलब लाइफ नहीं है, ये है लाइफ विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोचना की एक सीमा होती है, वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन किसी की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है तो मानहानि मानी जाएगी। जब तक उसने ये होल्ड कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा पॉलिटिशियंस को या किसी को भी अपने जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती दी थी और दलील दी थी कि आईपीसी की धारा संविधान से मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालेगांव धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। एनआईए की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, बाकी आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। कांग्रेस ने केंद्र पर जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है तो सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया। एनआईए ने मालेगांव धमाका मामले में शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। एनआईए ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। चार्जशीट में कर्नल पुरोहित समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही गई है। जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर उन्होंने 4 जो आरोपी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्याम साहू, शिवनारायण कलसंग्रा और प्रवीण टक्कल की अलियास प्रवीण मुतालिक, ये चारों के डिस्चार्ज करने की उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि देयर इज नो एविडेंस टू प्रोसिक्यूट देम, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। चार्जशीट में महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर भी सवाल उठाया गया है। एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने कहा कि एजेंसी की जांच में जो कुछ सामने आया है उसके आधार पर ही चार्जशीट दाखिल की गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ है, जिसका रोल आया, हमने वही आगे किया है। कांग्रेस ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जांच अधिकारियों और एजेंसियों पर दबाव बनाने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर, प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर कि वे आतंकवादी गतिविधियों में संघ के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वे पुलिस पर, एनआईए पर, पुलिस अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछली यूपीए सरकार पर जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की ओर से जांच एजेंसियों पर किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया। उसको लेकर के कांग्रेस और यूपीए समय में उन्होंने एक राजनीतिक मोड़ देने का जो प्रयास किया वो गलत हुआ। हम लोगों के समय में हमारे जो एजेंसियों को बिल्कुल छूट दिया गया है, उनको कोई दबाव नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं किसी भी स्तर में। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर के साथ बुरा बर्ताव करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो पक्ष में इस तरीके का एनआईए का फैसला, मैं उसको सम्मानित नजर से देखती हूँ। जिन लोगों ने जिस तरीके की उसके साथ, जो कुछ मैं जानती हूँ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ दुष्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनआईए ने इस मामले की जांच 2011 में महाराष्ट्र एटीएस से ली थी और सभी आरोपियों, गवाहों और सबूतों की फिर से जांच की। कई लोगों के नए सिरे से बयान दर्ज किए गए। 2008 में मालेगांव धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी और करीब 80 लोग घायल हो गए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने मकोका कानून के तहत 16 लोगों को आरोपी बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें हिंसा के दौरान 90 अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया है।
जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी ने हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें हिंसा के दौरान कई अधिकारियों की ओर से कोताही बरतने का जिक्र है। इस मामले में हरियाणा के गृह विभाग को सभी सबूत सुपुर्द कर दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब ये लगता है कि उन्होंने कह दिया ठीक है कुछ घंटे ये अपना करते रहो, उसके बाद हम पहुंचेंगे, छोड़ दिया। हमने अधिकारियों की जो गलतियां हैं वो हमने उजागर कर दी हैं और अब ये सरकार के ऊपर है कि उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। कमेटी ने हरियाणा के उन 8 जिलों का दौरा किया जहां आंदोलन के दौरान हिंसा का सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, कैथल और भिवानी शामिल हैं। कमेटी ने यहां 2000 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए और करीब 150 वीडियो सबूत इकट्ठे किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि राज्य सरकार कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का अध्ययन हम करेंगे और रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद जो भी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन की गई होंगी उनको हम पालन करेंगे उनका सख्ती से। गौरतलब है कि फरवरी में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई मुख्य सड़कों को बाधित किया गया था और कई इलाकों में हिंसा और लूट की घटनाएं हुई थी। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन की छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कन्हैया कुमार समेत छात्रों को कोई प्रदर्शन या हड़ताल न करने के लिए भी कहा है। इससे पहले जेएनयू छात्रों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। याचिका दाखिल करते वक्त कोर्ट ने छात्रों को मशवरा दिया कि वो पिछले 15 दिनों से जारी भूख हड़ताल को ख़त्म करें, जिस पर छात्रों ने अमल किया और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न करने के लिए आश्वासन मांगा। अब कोर्ट ने इस मामले में जेएनयू प्रशासन से जवाब मांगा है। असम में ग्रीन हब फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पूर्वोत्तर के युवा फिल्मकार अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से लेकर परंपरागत खेती को बचाने का संदेश दे रहे हैं। इन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में भी नामित करने की तैयारी है। असम के तेजपुर में आयोजित ग्रीन हब फेस्टिवल के पहले दिन वन्यजीव और पर्यावरण को बचाने की मुहिम नजर आई। बात चाहे नागालैंड की नदी को बचाने की हो या अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले याक के संरक्षण की, इन युवा फिल्मकारों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति आगाह किया। इन्होंने पूर्वोत्तर की विरासत को भी कैमरे की नजर से दुनिया के सामने पेश किया। We forget the things, the minor things, you know, the major things, the air, the soils, right? So I want to give this message to the world that even these are so important to our life. These are all nature. This one, it brings one, you know, environment that is so essential for us. फेस्टिवल में परंपरागत फसलों और उनके महत्व से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को दर्शाया जा रहा है। ग्रीन हब संस्था ने आदिवासी और पिछड़े इलाकों के 20 युवाओं को चुना है जिन्हें स्कॉलरशिप के जरिए ट्रेनिंग दी गई और अब उन्हें यहाँ पहला मौका दिया गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स है, इट्स ओपन टू यूथ फ्रॉम ऑल दो स्टेट्स। तो इसमें ये भी एक चीज है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड लिंकिंग टू नेचर, टू ऑल्सो ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर इन टू वन प्लेस। आपने नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है, वायलेंस के बारे में सुना है। कैन वी क्रिएट अ स्पेस जहां दे कैन बिकम फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर द जनरेशन व्हिच हैज टू टेक इट फॉरवर्ड। अभी तक क्या था कि ये लोग नेचुरलिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको फिल्म मेकिंग की जानकारी नहीं थी। इनको ये नहीं पता था कि अपनी कहानी, अपनी स्टोरी एक अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, अपने लोकल इलाके के जंगल की प्रॉब्लम कैसे रखें। अब 1 साल के दरमियान हमने इनको कैमरा की ट्रेनिंग दी। ये अपने तरीके का पहला समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री पर पैनल डिस्कशन और चर्चा भी हो रही है। 15 मई तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई जाने माने फिल्मकार और पर्यावरणविद हिस्सा ले रहे हैं। तेजपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए गए प्रणव पंड्या का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। गात्री परिवार के मुखिया पंड्या को 4 मई को मनोनीत किया गया था, लेकिन उन्होंने
राज्यसभा सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। राज्यसभा सदस्यों को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया से लाई गई मशीन के जरिए पानी को शुद्ध करने का तरीका बताया गया। इस्तेमाल सूखा पीड़ित इलाकों में पानी मुहैया कराने के लिए किया जा सकता है। सदस्यों ने भी माना कि पानी को शुद्ध करने के लिए यह कारगर तरीका हो सकता है। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर दोबारा समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से लखनऊ में मुलाकात के बाद उन्होंने फैसला लिया। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर यह फैसला अहम बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा से निलंबित 9 विधायकों को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है, जिसके खिलाफ निलंबित विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो इन विधायकों को आवंटित आवास खाली नहीं करवाएगा। सेबी ने विजय माल्या के गोवा में मौजूद विला को सील कर दिया है। बैंक माल्या की संपत्ति के जरिए अपने कर्ज की रकम वसूलना चाहते हैं। गुरुवार को ही उत्तरी गोवा के कलेक्टर ने विजय माल्या के कैंडिलो में स्थित विला को टेक ओवर करने को मंजूरी दी थी। हिट एंड रन मामले में सलमान खान की जमानत रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए टल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंदू कॉलेज के नए गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ भेदभावपूर्ण नियम और ज्यादा फीस वसूलने का विरोध किया है। आयोग ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सामने रखा मुद्दा और इस बारे में ठोस कदम उठाने के लिए भी कहा। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली ट्रेन जोधपुर से ट्रायल के लिए तैयार है। इस ट्रेन की सभी लाइट और पंखे सौर ऊर्जा से चलेंगे। बताया जाता है कि इस ट्रेन के इस्तेमाल से सालाना 90,000 लीटर की बचत होगी। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले को लगातार दूसरी बार आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। कुंबले 2012 कमेटी के चेयरमैन हैं और 2018 तक इस पद पर बने रहेंगे। उनके अलावा राहुल द्रविड़ और श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को कमेटी में शामिल किया गया है। बेल्जियम ने भी सीरिया और इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। बेल्जियम ने यह फैसला मार्च में राजधानी ब्रसेल्स में हुए हमलों के मद्देनजर लिया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं।